नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी ऐसे दर्शकों से जो पहली बार नई परख को देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और नई परख को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्ते। ये जो जिसे एग्जिट पोल का जो पूरा बाजार होता है वो चुनाव नतीजा आने के पहले उसी पर चर्चा होती है, 2-3 दिन उसकी उम्र होती है। मैं देख रहा था कि एक एग्जिट पोल को छोड़कर कोई भी एक एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत को दिखा रहा हो। तुलनात्मक रूप से विश्वसनीय माने जाने वाले एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल आ गया है। आप इन एग्जिट पोल की रुझानों या नतीजों को, नतीजे इन द सेंस कि वो अपना एक नतीजा दे रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के जिस तरीके से नतीजे दिखाए जा रहे हैं वो एक ही शर्त पर सही साबित हो सकते हैं कि दिल्ली के गरीब आदमी ने भी आम आदमी पार्टी का साथ उसके एक बड़े हिस्से ने छोड़ दिया हो। केवल यही एक मेरे ख्याल से शर्त हो सकती है जिसके आधार पर एग्जिट पोल को सही माना जा सकता है। देखिए, सारे देश में इनकम का एक पिरामिड है। अगर हम नमूने के तौर पर मान लें कि ये पिरामिड 5 फुट ऊंचा है, तो 5 फुट ऊंचे पिरामिड में जो ऊपर का 2.5 फुट है, नीचे का भी, नीचे की लंबाई भी 2.5 फुट है और ऊपर की लंबाई भी 2.5 फुट है। लेकिन ऊपर के 2.5 फुट में कम लोग आते हैं और नीचे के 2.5 फुट में ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि वो पिरामिड का आधार है। यहाँ पर निम्न मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोग और उससे भी ज्यादा नीचे गरीब लोग नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बुनियादी आधार यही पिरामिड के नीचे वाला हिस्सा था। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में जितने भी दिल्ली में पोलिंग बूथ बनाए गए थे, उन पोलिंग बूथ का 50% हिस्सा गरीब इलाकों के अंदर स्थित था। वहां पे आम आदमी पार्टी को 95% से ज्यादा वोट प्राप्त हुआ था, यानी एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। अगर ये हिस्सा भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ जाएगा, तभी ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह चुनाव हारेगी जितना कि इसके अंदर दिखाया गया है। ऐसा मेरा मानना है। अब सवाल ये, क्या इस हिस्से ने क्यों छोड़ा है, आम आदमी क्यों छोड़ेगी आम आदमी पार्टी का साथ? तो तर्क संगत तो नहीं लगता कि उन्होंने भाई साथ छोड़ दिया होगा आम आदमी पार्टी का। लेकिन 10 साल हो चुके हैं इस पार्टी को सरकार में। काफी कुछ लोगों के मन में बहुत सारी इसकी विफलताओं के प्रति एक तरह के नाराजगी भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो सब्सिडीज चालू की थी, उन सब्सिडीज को कायम रखा जाएगा। तो ये सब है मामला। हो सकता है कि कुछ उसके सोच विचार के ऊपर फर्क पड़ा हो, लेकिन देखिए 8 तारीख को क्या नतीजा होता है। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगा जिसके बारे में पहले भी उल्लेख किया था। अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, शालीमार बाग का, जब हम लोग वोट डालने के वहां पर भाजपा का ही एक जो कार्यकर्ताओं का टेबल लगता है, जो पर्ची वर्ची काट के देते हैं, सिर्फ भाजपा का लगा हुआ था, आम आदमी पार्टी का कोई दिख ही नहीं रहा था। तो अब इसको या तो रणनीति माने कि वो लोग झुग्गियों की तरफ ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, या एक उदासीनता, या ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर पहले से हार मान लेना। तो क्या ये भी एक कारण है कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया? देखिए, और ये दिल्ली के बहुत अच्छे पत्रकारों ने इस प्रकार के विवरण तैयार किए हैं और जो अखबारों में प्रकाशित भी हुए हैं, जिनमें उन्होंने ये दिखाया है कि भाजपा किस तरीके से चुनाव लड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको किस तरीके से चुनाव लड़ने में मदद किया, और आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ी। दोनों की चुनाव लड़ने की योजनाएं क्या थी, कब से दोनों ने चुनावी मुहिम शुरू की, मतलब क्या क्या तरीका था उनके चुनाव लड़ने का, वो किस तरीके से वोटों की गोलबंदी कर रहे थे, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में कितने कितने नेता तैनात थे, कितने कितने कार्यकर्ता तैनात थे। तो वो जो मैंने पढ़ा है उसमें तो जिससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, आम आदमी पार्टी ने सितंबर में ही शुरू कर दिया था चुनावी मुहिम अपनी। और जिस तरीके उसका जो ब्यौरा मैंने देखा है, उस ब्यौरे के मुताबिक आम आदमी पार्टी चुनाव में जीते या हारे, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि उसने कोशिश में कोई कमी की है। तो आपके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैं साफ तौर पे नहीं कुछ कह सकता,
लेकिन मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में कार्यकर्ता भी थे, नियोजन भी था, इच्छा शक्ति भी थी और उनका नेतृत्व भी बहुत मजबूती के साथ लगा रहा। किसी भी रेटिंग एजेंसी ने कभी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से कभी जनता के बीच में अलोकप्रिय हुए हों या उनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट आई हो। इन सब बातों के ऊपर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा समर्थन प्राप्त हो रहा है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत जगह नाकाम हुए हैं। बंगाल में एग्जिट पोल नाकाम हो गए, हर बार दोनों बार लोकसभा में भी नाकाम हुए और विधानसभा में भी नाकाम हुए। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल नाकाम रहे, हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल नाकाम रहे, महाराष्ट्र में एग्जिट पोल नाकाम रहे। तो एग्जिट पोल की नाकामी वगैरह होती रहती। मैं नहीं कह रहा हूँ दिल्ली में वो नाकाम हो जाएंगे, वो तो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा, हम अभी से इस बात को क्यों कहें। लेकिन अगर वो कामयाब होते हैं तो वो कामयाब इसी शर्त पे होंगे कि जो आम आदमी पार्टी का बुनियादी आधार था, जिससे आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे, वहीं कोई दरार पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी में ने उसके एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच लिया है। जहां तक मध्य वर्ग का सवाल है, मध्य वर्ग पहले से ही भाजपा की तरफ झुका हुआ था और अभी जो इनकम टैक्स में रियायत मिली है और बड़े पैमाने पर जो 8वें वेतन आयोग से भाजपा ने लोगों की नाराजगी कम करने में कामयाबी हासिल की है, इन चीजों से और भी ज्यादा लोग भाजपा की तरफ झुके होंगे। तो देखिए क्या होता है। ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से इन एग्जिट पोल, अगर हम ये मान एग्जिट पोल कामयाब होंगे तो इस वजह से कामयाब होंगे, अगर नाकाम होंगे तो इस वजह से नाकाम होंगे कि आम आदमी पार्टी का जो आधार है, पिरामिड का नीचे आधे से नीचे वाला हिस्सा, वो मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा हुआ है। इस बार मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं जिनके बारे में पहले काफी कम सुना जाता था और कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात हो सकती है ये, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि एक तरीके का चुनाव नतीजा आने से पहले माहौल बनाने का काम भी करते हैं ताकि बाद में कुछ चीजें ज्यादा स्वाभाविक लगने लगे। क्या इसकी संभावना भी हो सकती है? नहीं, आज जैसे एक्सिस माई इंडिया ने भी एक जो अपना एग्जिट पोल जारी किया, उसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव जिता रहे हैं। और एक्सिस माई इंडिया का लोकसभा में चुनाव फ्लॉप हो गया था, हरियाणा में भी उनका फ्लॉप हो गया था, लेकिन अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सही साबित हुआ। क्या दिल्ली के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए हम ये कह सकते हैं कि करो या मरो की स्थिति होगी? अगर नकारात्मक नतीजे आते हैं तो उसके भविष्य पे एक गहरा सवालिया निशान लग जाएगा, या एक आम नतीजे के रूप में देखा जाए कि अच्छा ठीक है, एक हार मिली है, पार्टी तो मजबूती से रहेगी? देखिए, शुरू में ऐसा जरूर लगता था कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली का चुनाव हार गई तो वो कहीं की नहीं रहेगी, दोबारा फिर वो उभर नहीं पाएगी। लेकिन अब उसके पास पंजाब की सरकार है उसके पास, और दिल्ली में उसका एक बड़ा समर्थन आधार भी है, क्योंकि जो भी लोग आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा रहे हैं, वो तो ये भी तो बता रहे हैं कि उसको चुनाव हारने पे भी उसको 42-43% वोट मिलते हुए दिखा रहे हैं। तो अगर वो चुनाव हारेगी भी तब भी उसको काफी वोट मिलेंगे, और सब चुनाव हराते हुए भी लोग ये दिखा रहे हैं करीब 30 तक तो सीटें उसे मिल ही रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि वो, और एमसीडी दिल्ली की भी उनके हाथ में है, आम आदमी पार्टी के हाथ में है। तो पार्टी में विभाजन अगर हो जाए, कोई झगड़े शुरू हो जाए अंदर, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती मिलने लगे या उनसे नेतृत्व छीनने की कोई कोशिश करे, तब तो आम आदमी पार्टी तबाह हो जाएगी, फिर नहीं बच पाएगी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व कायम रहता है और तो अभी ऐसी स्थिति नहीं लगती कि पार्टी नष्ट हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का जो भी हो, लेकिन एक जो बात बार बार कही जा रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को खास फायदा तो इस चुनाव में होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके वोट एक्सिस माई इंडिया ने बताया कि 7% तक जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर वोट 7% तक जाता है, इसका मतलब दुगने भी नहीं हुए वोट उनके, दुगने भी नहीं हुए, हाँ, तो क्या ये बेहतर होता कि वो लोग साथ साढ़े चुनाव आठ लड़ते? फीसदी वोट हो तब उनके दुगने होंगे वोट, दुगने से भी कम हुए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कहीं कुछ वोट खींच नहीं पाई आम आदमी पार्टी की। ना कांग्रेस कोई बड़े पैमाने पर दलित वोट खींच पाई, ना मुसलमान वोट खींच पाई। ये सुना गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 1 या 2 निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ मुसलमान वोट, उनका पतन का चुनाव चिन्ह था, काटे हैं। जैसे ओखला में उन्होंने, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ ओखला में वोट काटे हैं उनके, आम आदमी पार्टी के मुसलमान वोट। लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को तो कोई फायदा होगा नहीं वहां पर।
तो ये फिर तो मामला दूसरा है। ये जो कही जाती थी बात कि कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर तय होगा कि दिल्ली में चुनाव कौन जीतेगा, वो उसकी बजाय एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि सीधी टक्कर थी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़े पैमाने पर 38% वोट तो पिछली बार उसे मिला था, कम से कम 10% वोट उसने 9 या 10% वोट ज्यादा प्राप्त किया है, और आम आदमी पार्टी के वोट में 12% की गिरावट है। मोटे तौर पर थीसिस ये है कि आम आदमी की पार्टी के वोट में 12% की गिरावट हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो 8 से 10% बढ़ गया है। इसकी वजह से ये परिवर्तन हुआ है। इसमें कांग्रेस की भूमिका या किसी और दूसरे कारक की भूमिका ना के बराबर है। चुनाव और चुनाव नतीजों के बीच में जो गैप रखा गया है, उस संदर्भ में अक्सर नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग की भूमिका की काफी समीक्षा होती है। आज के दिन तक क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका में कुछ संदेह की गुंजाइश है, कम से कम चुनाव समाप्त होने के बाद? देखिए, चुनाव आयोग ने तो बहुत गड़बड़ियां की हैं इस बार भी। जैसे कि जितनी भी भाजपा की शिकायतें हुई, चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया किसी चीज के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि जो वोटर लिस्टों के अंदर भाजपा ने हेरफेर कराने की कोशिश की है, तो चुनाव आयोग ने किस हद तक आम आदमी पार्टी की आपत्तियों को माना है, किस हद तक नहीं माना है। तो बहुत बड़े पैमाने पर फॉर्म 6 और फॉर्म 7, जिनका मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था, चुनाव आयोग को दिए गए हैं, वोट कटवाने और वोट जुड़वाने वाले फॉर्म। तो वो चुनाव आयोग ने जो 17 तारीख तक वोटर लिस्टें आखिर में बननी थी, 17 जनवरी तक, तो वो वोटर लिस्टें जो है वो बनी आखिर में। लेकिन अभी मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है इससे पता लग सके कि उनमें वो जो गड़बड़ियां हुई थी वो किस हद तक हो पाई या किस हद तक उनको रोका जा सका। दूसरे, जैसे कि राम रहीम को छोड़ा गया चुनाव के ठीक पहले। पिछली बार तो चुनाव आयोग ने कुछ सवाल ही पूछे थे, इस बार तो कोई सवाल भी नहीं पूछा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना होती है चुनाव लड़ने की, चुनाव आयोग उसके समर्थन में रहता है। कुंभ इत्यादि की जो यात्राएं हुई, उसका भी काफी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फैक्टर है उसके जीतने का। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कोई वो हिंदू कार्ड से हुई वाली जीत नहीं मानी जाएगी। अभी तक तो कम से कम ऐसा कोई मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं आया है इससे ये साबित हो कि वो हिंदुत्व के दबाव में जीती, वोटरों के ऊपर हिंदुत्व का बहुत असर हुआ। हिंदुत्व के असर का तो कोई भी मुद्दा नहीं सामने आया। मतलब ये कोई मुद्दा ही नहीं था यहाँ पर। न कुंभ का मुद्दा था, ना राम जन्मभूमि का मुद्दा था, ना रामलला के मंदिर का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू बनाम मुसलमान किया भी नहीं इस चुनाव में आखिर तक। एक अन्य मुद्दे के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा, जो काफी हद तक देश से जुड़ा हुआ है। देश की जो व्यापक राजनीति है उससे जुड़ी हुई बात है ये, कि अमेरिका से काफी सारे जिनको कहा गया कि गैर कानूनी रूप से घुसे हुए लोग हैं, उनको वापस भेजा गया। बाकायदे वीडियो में और तस्वीरों में दिखाया गया कि उनके पैरों में हथकड़ी लगी है, हाथों में हथकड़ी लगी है। तो इसको लेकर संसद में आज हंगामा भी हुआ। तो क्या इस पर मोदी सरकार का रवैया काफी लचर किस्म का है? क्योंकि कोलंबिया की सरकार ने काफी सख्त रवैया इस तरह की बातों पर लगाया है जो उनके नागरिकों के साथ हुआ, पर हमारी सरकार नहीं लगा पाई कुछ विरोध दर्ज करने। लचर ही नहीं, ये तो बहुत अपमानजनक है। देखिए, जब ट्रंप के कार्यकाल का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर गए थे वहां पर, और उसके बाद में उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के साथ में उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत में इलीगल माइग्रेंट का, जो गैर कानूनी रूप से लोग वहां घुसे हुए हैं, उनके प्रत्यार्पण वाला मसला आया, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो उसमें जयशंकर ने उनसे कहा कि देखिए, आप उनको जिस तरह बाइडेन सरकार ने डिपोर्ट किया था, 1100 लोगों को बाइडेन सरकार ने भी वापस भेजा था, उसका कोई उन्होंने हंगामा नहीं किया था। बहुत शांति के साथ में बिना किसी खबर बनाए हुए भेज दिया। आप इस तरीके से कीजिए, आप उसको बहुत बड़ी खबर मत बनाइए, उसके ऊपर बहुत जैसे कहते रोशनी मत डालिए उसके ऊपर, उसको लेके बहुत वो मत कीजिए। तो ये एक लेकिन उन्होंने ट्रंप प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। और ये चीज तो कि उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा जाएगा, ये तो
किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तो फौजी विमान से उन्हें भेजा गया, दूसरे हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा गया, और बहुत तकलीफ में वो लोग वहां से आए। भाई वो लोग कोई अपराधी तो थे नहीं, वो गैर कानूनी रूप से वहां पर रुके हुए पाए गए, तो उनको उनको प्रत्यार्पण किया गया उनका, और भारत सरकार को बता के प्रत्यार्पण किया गया। भारत सरकार को चाहिए था कि आप हम अपना विमान भेज रहे हैं वहां पे, आप उन विमानों में उनको बैठा दीजिए, बजाय इसके कि अमेरिकी सरकार यहाँ पे इस तरीके से लाई उनको अपराधियों की तरह। ऐसा लगता है कि बहुत ही खूनी किस्म के अपराधी हों, कोई ड्रग डीलर्स हों, हत्यारे हों, बलात्कारी हों, इस तरह से उनको भेजा गया। बहुत ही अपमानजनक बात है इसका तो। और इस तरह का जवाब दिया संसद में कि अमेरिका जब भेजता है तो ऐसे ही भेजता है। तो क्या बाइडेन ने जब लोगों को भेजा था ऐसी तरह हथकड़ी बड़ी लगा के भेजा था? ऐसी तो कोई खबर उस वक्त नहीं आई थी। एक आखिरी सवाल, चूंकि आज की ज्यादा बातचीत हमारी हाइपोथेटिकल किस्म की ही रही कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आज एक तस्वीर दिखी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में है, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी हों, उस संदर्भ में आप इंडिया गठबंधन के भविष्य को कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के नतीजे इंडिया गठबंधन के भविष्य को बिल्कुल भी प्रभावित करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो कांग्रेस का कोई प्रदर्शन यहाँ पर रहा नहीं अभी तक, एग्जिट पोल से भी निकल के नहीं आता, और कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन, अब वास्तव में जब नतीजे आएंगे तब भी कांग्रेस का प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके आधार पर कांग्रेस कोई अपनी दावेदारी कर सके। दूसरे, इंडिया गठबंधन की अधिकतर जो पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़ के, बाकी सारी की सारी अरविंद केजरीवाल के साथ। तो अगर अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन से निकालने की कोई कोशिश की गई या उनकी स्थिति को उसमें कमजोर करने की कोशिश की गई तो अरविंद केजरीवाल को काफी समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा, ये देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को वोट तो काफी मिलेंगे, सीटें भी उन्हें मिलेंगी काफी, ठीक है। बहुमत अगर मान लो भाजपा को मिल भी जाता है, मिलता कि नहीं मिलता नहीं पता है, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं उसकी मैं बात कह रहा हूं, तो इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की स्थिति कमजोर नहीं होगी। और इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर क्षेत्रीय शक्तियों का गठबंधन है, गैर भाजपा क्षेत्रीय शक्तियों गठबंधन है, जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी भी है। ये तो अभी तक साबित हुआ है कि क्षेत्रीय शक्तियां एक दूसरे के साथ में मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। हम अपनी आज की बातचीत को इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम फिर कल मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अगर वे अभी तक नई परख से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।